हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जीआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टफेस्ट एमसीक्यू में लेकर आई हूँ कॉमर्स के। यहाँ पे इतने टफ क्वेश्चन है कि शायद आप पूरे कंप्लीट भी ना कर सके। तो आज का जो इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है। अपने स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि आपने कितना स्कोर किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं काफी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। The supreme authority of WTO, which takes all matters under any of the multilateral trade agreement, is WTO का सर्वोच्च प्राधिकरण जो किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों को देखता है। आपके ऑप्शन है जनरल काउंसिल, डायरेक्टर काउंसिल जनरल, द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एंड द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। और आपको सिर्फ मिलेंगे 20 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 20 सेकेंड्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है, आप कितने पानी के नीचे हैं, कितने पानी के ऊपर है, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। चलिए, योर टाइम इज अप। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अब इसको मैं समझा भी देती हूँ आप लोगों को, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं यहाँ पे चार्ट लेकर आई हूँ। उसके थ्रू मैं आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर ही समझा दूंगी यहाँ पे, ठीक है। जिन्होंने भी ये टॉपिक छोड़ दिया है या नहीं पढ़ा है, देखो स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ में सबसे पहले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आता है, जो सबसे बड़ी बॉडी होती है, यानी सबसे फर्स्ट पोजीशन पे। समझिए, सबसे टॉप अथॉरिटी होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है, इसका एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि इसकी मीटिंग कब होती है। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग होती है बेटा, 2 साल में सिर्फ एक बार की जाती है, याद रखिएगा। ये रोज रोज मीटिंग नहीं करते हैं, ये 2 साल में सिर्फ एक बार इनकी मीटिंग होती है, इसीलिए ये टॉप मोस्ट अथॉरिटी है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड पोजीशन पे आते हैं आपकी जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल वो होते हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज ध्यान रखते हैं, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, ट्रेड के अंदर क्या हो रहा है, सारी चीजें। उसी के अंदर आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का मतलब होता है, वो बॉडी होती है बेटा यहाँ जहां पर अगर कोई भी कंट्रीज के बीच में झगड़ा हो रहा हो, या मेंबर्स कंट्रीज के बीच में कोई भी झगड़ा होता है, उसको सुलझाने के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी बेटा वो बॉडी होती है जो आपकी पॉलिसीज को देखती है, कि अगर आपने कोई भी ट्रेड पॉलिसीज बनाई हुई है तो वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, कहीं इसके अंदर आप लोगों ने कुछ इलीगल काम तो नहीं करा जा रहा है, सब कुछ सही रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। फिर जनरल काउंसिल को यहाँ पे और बाकी डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे बेटा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर, गुड काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल और सर्विस काउंसिल। गुड काउंसिल वो काउंसिल होती है अगर आप सामान बेच रहे हो या सामान खरीद रहे हो किसी और कंट्रीज के बीच में, तो उनके बीच में टैक्स टैरिफ सब कुछ सही से यहाँ यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल की बात करूं यहाँ पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेटा होते हैं जो आपके दिमाग से जो चीज बनाई गई हो, दिमाग से कैसे, जैसे मैम कोई इन्वेंशन बनाया हो, कोई टेक्नोलॉजी बनाई हो जिसमें आपको पेटेंट कॉपीराइट वगैरह दी जाती है, तो उसका प्रोटेक्शन करने के लिए कि कहीं उसका कोई मिसयूज ना कर ले, कोई कॉपी ना कर ले, इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल वो चेक करती है। बाकी फिर है सर्विस काउंसिल। अगर आप किसी कंट्री से सर्विस ले रहे हो या आप किसी कंट्री को सर्विस दे रहे हो, तो उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, फॉलो करे जा रहे हैं नहीं करे जा रहे, वो सर्विस काउंसिल का काम होता है। तो मैंने पूरा आपको थ्रू चार्ट यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है। डैश इज अ ट्रेनिंग सेंटर where real jobs conditions are created and trainers train the new employees with machines which is identical with the ones that employees will be using at their workplace। हिंदी में भी दिया हुआ है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे। आपके ऑप्शन है इंटर्नशिप, वेस्टिब्यूल, ओजीटी, यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड रोल प्ले। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 20 सेकेंड्स आपको मिलेंगे, आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। चलिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। देखो यहाँ पर बोला गया था ऐसा कौन सा ट्रेनिंग सेंटर होता है बेटा जहाँ पे सेम एज इट जॉब का कंडीशन बनाया जाता है, जहाँ पर नए इंप्लॉइज को मशीन्स के साथ सिखाया जाता है। यानी सिंपल सी भाषा में ये है, सपोज करिए कोई कंपनी है तो उसी के जैसा सेम कंपनी बनाई जाती है, यानी नकली, उसी के जैसा बनाया जाएगा पर नकली बनाया जाएगा, जहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आप जो है वहां पे सीखो। अच्छा एक बात बताइए, अगर सपोज करिए कोई मारुति सुजुकी या कोई कार की कंपनी है, ठीक है, उनकी पूरी कंपनी है जहाँ कार का पूरा काम होता है, सब कुछ होता है, तो आपको सेम एज इट इज, याद रखिएगा, उससे दूर
जहां पे रियल कंपनी है उससे कहीं दूर ये सेंटर बनाया जाता है। एकदम सेम वैसा का वैसा बना के देंगे आप लोगों को, ठीक है। सेम वैसा का वैसा आपको बना के देंगे। नकली मशीन्स रखी जाएंगी, यार मैंने कुछ ऐसा नकली बना के दिया जाएगा पर लगेगा बिल्कुल आपको सेम। तो आपको वहां पे सिखाया जाता है। तो मैम वहां पे क्यों सिखाया जाता है? ताकि आपको एक तो आप अगर वैसे ही कंडीशन में काम करोगे तो आपको समझ आ जाएगा काम कैसे करना है कंपनी में। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई नुकसान हो जाता है तो लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। जैसे अगर मैं एग्जांपल बात करूँ, आपको सीधे असली मशीन थोड़ी ना आपको हाथ में दे देंगे अगर आपने खराब कर दी तो। इसलिए आपको थोड़ा सा फेक इन्वायरमेंट बनाया जाता है आपके लिए, लेकिन लगता वो सेम ऐसा है जैसे रियल कंपनी है। फिर वहां आपको आपको नए एम्प्लॉयज को सिखाया जाता है, ठीक है। इंटर्नशिप के अंदर क्या होता है बेटा, आप जहाँ काम कर रहे होते हो ना जिस कंपनी में, वहीं पे ही आपको सीखना पड़ता है। उसके लिए कोई नकली रियल आपको नहीं बना के दिया जाता है, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी यही होती है, जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ आपको काम भी करना है। और रोल प्ले क्या होता है, देखो रोल प्ले के अंदर है ना, आप लोगों को ना एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू आपको सिखाया जाता है। यानी जैसे आप लोग रोमियो जूलियट और ये सब का प्ले होता है ना थिएटर्स में, उस तरीके से आपको सिखाया जाता है। आप आपके ही जो दोस्त होंगे, कलीग होंगे, उनको कस्टमर बना दिया जाएगा, आपको सेल्समैन बना दिया जाएगा। फिर आपको कहेंगे कि बताइए आप कस्टमर से कैसे डील करेंगे। इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Dividend is used in a situation which the company does not have sufficient funds to pay in dividend in cash, cash, property, scrip और stock। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऐसा कौन सा डिविडेंड है बेटा, डिविडेंड की जगह पे यूज किया जाता है जब आपके पास, कंपनी के पास ना पैसा नहीं होता, कैश में नहीं होता डिविडेंड देने के लिए। तो फिर उसकी जगह वो लोग क्या यूज करते हैं, ये आपको बताना है। योर टाइम इज अप एंड योर आंसर इज स्क्रिप। देखो क्वेश्चन में अगर स्क्रिप एंड स्टॉक दोनों साथ में लिखे हो तो दोनों साथ में टिक लगाना। लेकिन अगर अलग अलग लिखे हो तो स्क्रिप इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर है। यहाँ पर ये बोला जाता है, सपोज करिए मेरी कोई कंपनी है पर मेरे पास ना कैश नहीं है, नगद नोट नहीं है मेरे पास डिविडेंड देने के लिए, तो उसके बदले में मैं क्या करूंगी? तो कैश तो देंगे नहीं, कैश तो है ही नहीं, तो कैश कैसे आंसर हो जाएगा? ठीक है। तो इसको स्क्रिप्ट दिया जाता है बेटा। स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट एक नोट होता है। उसमें ये लिख देते हैं कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 1 साल बाद फ्यूचर में हम आपको आपका पैसा दे देंगे। जैसे आप किसी को किराया, किसी को उधार पे पैसे देते हो, फिर जब आप मांगने जाते हो तो वो बोलते हैं ना कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मैं अगले महीने मेरी सैलरी आएगी तब मैं आपको दे दूंगा। तो वो स्क्रिप्ट एक नोट होता है, जो नोट प्रॉमिस नोट होता है, जो बना के कंपनी देती है कि अभी हमारे पास कैश नहीं है, लेकिन हम 3 महीने बाद, 4 महीने, जो भी टाइम वो देगी, हम आपको अपना आपका कैश में डिविडेंड पे कर देंगे। बाकी स्टॉक क्या होता है कि कैश के बदले शेयर्स दे दो। कैश के बदले क्या करो, डिविडेंड अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो ना कैश में, तो आप क्या करो, शेयर्स दे दो, या फिर प्रॉपर्टी दे दो, एसेट्स दे दो, मशीन प्लांट। लेकिन ये सारी चीजें नहीं करते वो लोग। मेन वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो स्क्रिप्ट ही देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बेस्ट पॉसिबल आंसर इसका स्क्रिप्ट हो जाएगा। और अगर ये दोनों साथ लिखे हो स्क्रिप्ट स्टॉक, तो आप वो टिक लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गुड्स बॉट फ्रीक्वेंटली एंड इमीडिएटली बाय द कस्टमर्स विद मिनिमम शॉपिंग एफर्ट्स आर कॉल्ड डैश गुड्स। कंज्यूमर शॉपिंग, कन्वीनियंस एंड स्पेशलिटी। और आपका टाइम स्टार्ट होता है 20 सेकेंड्स नाउ। ऐसे कौन से बेटा सामान है जिसको हम तुरंत खरीद लेते हैं, कोई मेहनत नहीं करते उसको खरीदने के अंदर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका कन्वीनियंस। देखो टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, बारी बारी में आपको समझा देती हूँ चारों, ठीक है। अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो 4 तरीके के गुड्स होते हैं बेटा, कंज्यूमर गुड्स के ही टाइप्स होते हैं। कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी एंड अनसॉर्ट गुड्स। अनसॉर्ट को कहते हैं गुड्स नॉट रिक्वायर्ड, ये उसका दूसरा नाम है, वैसे इसको बोलते हैं अनसॉर्ट गुड्स, ठीक है। कन्वीनियंस बेटा गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें हम लोगों को कोई दिमाग नहीं लगाना होता है। जैसे सुबह सुबह न्यूज़पेपर लाना, सुबह सुबह दूध का पैकेट लाना, ब्रेड लाना, इसमें क्या ही आप दिमाग लगाओगे और क्या ही चीज करोगे, आप जाके खरीद लाते हो। शॉपिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप प्राइस चेक करोगे, क्वालिटी कंपेयर करोगे कि इस दुकान पे तो 15,000 का दे रहे थे, इस पे तो 16 का दे रहे हैं, इसमें तो 500 कम दे रहे हैं, यानी आप थोड़ा सा मेहनत करोगे। स्पेशलिटी गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जो यूनिक और लग्जरी होते हैं, जो महंगे महंगे गुड्स होते हैं। कार हो गई जैसे आपकी, है ना, बड़े बड़े ब्रांडेड चीजें हो गई, तो इनमें तो फिर आप झट से नहीं खरीदते हो, इसमें तो आप बहुत दिमाग लगा के बहुत ज्यादा सोच के लेते हो।
फिर होता है गुड्स नॉट रिक्वायर्ड, यानी अनसॉल्ड गुड्स वो होते हो या तो आपको उस चीज के बारे में पता नहीं है या तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, जैसे इंश्योरेंस, है ना। आप कौन इंश्योरेंस इतना खरीदता है, कौन ध्यान देता है कि हाँ हमें अपने व्हीकल इंश्योरेंस कराना चाहिए, हमें लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए ना, या तो पता नहीं है फायदों के बारे में, या दूसरी चीज इंटरेस्ट नहीं है, उसे बोलते हैं गुड्स नॉट रिक्वायर्ड या फिर अनसॉल्ड गुड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। IFRS 13 डील्स विथ जॉइंट अरेंजमेंट, फेयर वैल्यू मेजरमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फिर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए IFRS 13 किससे डील करता है। चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज फेयर वैल्यू मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर बी। कि हमारी जो एसेट्स की वैल्यू है, लाइबिलिटीज जो भी है, उसके अभी प्रेजेंट में कितनी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, वो इससे ये मेजरमेंट किया जाता है 13 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मनमोहन सिंह या फिर महालोनोबिस, एंड योर ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए इंडियन प्लानिंग कमीशन जो था उसके आर्किटेक्ट। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, दो ऑप्शंस में, आई होप अगर आपने पढ़ा हो तो आप कंफ्यूज हो गए, बट इसका एक ही आंसर है। मैंने काफी चेक करके ये आंसर देखा है, कई जगह कुछ और दिया हुआ है, कई जगह कुछ और दिया हुआ है, बट इसका एक ही आंसर होगा। एंड योर राइट आंसर इज PC महालोनोबिस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग जवाहरलाल नेहरू भी बोलेंगे क्योंकि कई जगह ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, बट योर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मार्केटिंग से है। द एक्सपेंशन यानी द फुल फॉर्म ऑफ AIDS फॉर्मूला। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऐसे क्वेश्चन, सिंगल लाइनर क्वेश्चन करने के लिए आपके 20 सेकेंड्स बहुत होते हैं, ठीक है। चलिए योर टाइम इज अप। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अटेंशन, A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिजायर, A फॉर एक्शन एंड S फॉर सेटिस्फेक्शन। अब इसका पूरा चार्ट देख लेते हैं, ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ये मॉडल है, ठीक है, इस पे S गायब है, सेटिस्फेक्शन, बट आप लोग याद रखिएगा सेटिस्फेक्शन। सबसे पहला होता है अटेंशन। अटेंशन का मतलब कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब हम कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में कैसे पता होगा, एडवर्टाइजिंग करिए भाई, सोशल मीडिया, सोशल साइट्स यूज करिए, एडवर्टाइजिंग करिए, एडवर्टीजमेंट ऐसा बनाइए कि कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता हो। दूसरा इंटरेस्ट, ऐसा एडवर्टाइजिंग बनाइए बेटा जिससे उनको एड देख के कुछ फील हो, वो इंटरेस्ट हो गया, हाँ इसके बारे में हमें जानना है कि इसके बेनिफिट क्या है, ये किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फिर है डिजायर, अब कंज्यूमर के अंदर डेवलप फीलिंग आ जाती है कि हाँ प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे अब ये लेना चाहिए। फिर होता है एक्शन, एक्शन में वो क्या करता है, खरीद लेता है। और फिर होता है लास्ट में सेटिस्फेक्शन, खरीद के उसके बाद वो सेटिस्फाई है कि हाँ मैंने सही प्रोडक्ट खरीदा है। तो ये है आपका मॉडल मार्केटिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। कॉस्ट एट्रीब्यूशन टू कॉस्ट यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम इनडायरेक्ट एक्टिविटीज इज कॉल्ड ABC कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर कन्वर्जन कॉस्ट। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऐसे ही अगर आपको अच्छे अच्छे MCQs चाहिए डिफिकल्ट लेवल के, तो प्लीज चैनल को जरूर फॉलो करिए। ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं इजी क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं लेके आई हूँ। और जैसे जैसे MCQs का सीरीज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और डिफिकल्टी लेवल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी इससे ज्यादा टफ आपको क्वेश्चंस आगे को देखने को मिलेंगे। चलिए आपका इसका आंसर है ABC कॉस्टिंग। अभी ABC कॉस्टिंग होता क्या है मैम, देखो ABC कॉस्टिंग का सिंपल सा मतलब बेटा ये होता है कि कौन से प्रोडक्ट में ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, कौन से प्रोडक्ट में ज्यादा कॉस्ट लग रहा है। सपोज करिए मैं, मेरी एक शॉप है जहां पर मैं एक बनाती हूँ सिंपल पिज्जा, ठीक है, एक मैं बनाती हूँ सिंपल पिज्जा, सिंपल वाला पिज्जा, ठीक है, SP सिंपल पिज्जा, और एक मैं बनाती हूँ यहाँ पे चीज पिज्जा, ठीक है, CP चीज पिज्जा। अब मैंने देखा बेटा यहाँ पर, अब मैं दोनों में बराबर, अब मेरे बिजली का खर्चा, मेरा रेंट का खर्चा,
जो मैं सैलरी दे रही हूँ वर्कर्स को, जो भी है वहां पे काम कर रहे हैं स्टाफ को, अब उनको मैं किस तरीके से डिवाइड करूँ दोनों में। ठीक है। अब बेटा दोनों को बराबर तो नहीं कर सकती ना मैं डिवाइड, क्योंकि सिंपल पिज्जा में तो मैं कुछ डाल ही नहीं रही, और चीज पिज्जा में तो चीज जा रहा है और भी कुछ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे बेटा कि सिंपल पिज्जा को बनाने में हमें कितना मेहनत लग रहा है। तो मैम सिंपल पिज्जा को बनाने में कोई भी मेहनत नहीं लग रही है, लेकिन चीज पिज्जा बनाने में मैं एक्स्ट्रा टॉपिंग्स डाल रही हूँ, एक्स्ट्रा चीज डाल रही हूँ, तो इसमें ज्यादा खर्चा लग रहा है। तो बेटा जिसमें जो जो आपका प्रोडक्ट ज्यादा एक्टिविटीज करेगा, ठीक है, उसमें हम ज्यादा कॉस्ट लगाएंगे। तो एबीसी कॉस्टिंग यही बोलती है कि जो प्रोडक्ट आपका ज्यादा कॉस्ट ले रहा है, उसी को ही आपको सबसे ज्यादा कॉस्ट यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो फिर चीज पिज्जा पे ज्यादा कॉस्ट लगेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर मेरा पूरा बिल मिला के 50,000 आ रहा है, तो 10,000 20,000 जो है वो सिंपल पिज्जा में लगेगा, और 30,000 लगेगा आपका चीज पिज्जा में, याद रखिएगा। ये बोलती है एबीसी कॉस्टिंग। जो प्रोडक्ट बेटा ज्यादा मेहनत लग रही है, ज्यादा पैसे लग रहे हैं, ज्यादा चीजें आप एक्स्ट्रा बेनिफिट एफर्ट लग रहा है बनाने में, उसी में ज्यादा कॉस्ट हम लोग असाइन करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। पहला है, इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नो कंपनी इज लिक्विडेटेड, इन एब्जॉर्प्शन वन कंपनी इज लिक्विडेटेड, इन एमलगेमेशन एटलीस्ट टू कंपनीज आर लिक्विडेटेड। आपको बताने कौन से स्टेटमेंट सही है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए चलिए बताइए। ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नो कंपनी इज लिक्विडेटेड, यानी जब हम अपनी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो कोई भी कंपनी बंद नहीं होती। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। पहली बात समझो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सिंपल सा मतलब अपने घर को रेनोवेट कराते हो, अपने घर को रेनोवेशन कराते हो, तो ये बताओ क्या पूरा तोड़ के करते हो, उसको पूरा घर तोड़ देते हो रेनोवेशन के नाम पे? नहीं मैम। तो ऐसे कंपनी पूरी तोड़ते थोड़ी ना, लिक्विडेट थोड़ी ना करते हैं, खत्म थोड़ी ना करते हैं कंपनी को। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कुछ चेंजेस करना। जैसे अपने घर में नया पेंट करते हो, आप लोग रेनोवेट करते हो, कहीं टूटा फूटा है उसको रिपेयर करते हो, बस इतना ही तो करते हो। ये तो नहीं करते कि नया घर खरीद लेते हो तोड़ के, या नया बना लेते हो, या पुराने को तोड़ देते हो, नहीं। तो वही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, सिर्फ चेंजेस करना। तो इसलिए इसमें कोई भी कंपनी बंद नहीं होती या टूटती नहीं है, करेक्ट है। सेकेंड है, इन एब्जॉर्प्शन वन कंपनी इज लिक्विडेटेड। देखो एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर ले, कब्जा कर ले। तो बेटा जो कब्जा कर ली गई है वो तो ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो गई ना, टूट गई ना। भाई मैंने कोई चीज पे कब्जा कर लिया है तो वो कंपनी खत्म हो चुकी है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एब्जॉर्प्शन के अंदर एक कंपनी क्या होती है, उसका खत्म होना जरूरी है। क्योंकि भाई एक कंपनी जो है, सपोज करिए ए कंपनी है, ठीक है, और बी कंपनी है। अगर ए कंपनी ने बी कंपनी को पकड़ लिया, तो बी कंपनी तो खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि ए ने उसको टेक ओवर कर लिया। इसलिए एक कंपनी इसके अंदर लिक्विडेट होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, इन एमेलगेमेशन एटलीस्ट टू कंपनीज आर लिक्विडेटेड। तो बिल्कुल करेक्ट है बेटा। एमेलगेमेशन का सीधा सा मतलब होता है जब दो कंपनी मिलकर कोई नई कंपनी बनाई। जैसे हीरो थी और होंडा थी, हीरो अलग कंपनी थी, होंडा अलग कंपनी थी, तो हीरो होंडा मिलकर क्या बना दिया है, हीरो होंडा, एक कंपनी हो गई है। यानी हीरो खत्म, होंडा खत्म, दोनों खत्म हो चुके हैं ना दोनों कंपनीज। अब मिलके क्या बनी है, नई कंपनी बनी है हीरो होंडा। तो एमेलगेमेशन के अंदर बेटा दो कंपनीज मिलकर कोई नई कंपनी बनाती है। तो जब नई कंपनी बनती है तो दोनों कंपनी जो पुरानी वाली थी वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इसलिए इन एमेलगेमेशन टू कंपनीज लिक्विडेट होती है। ठीक है। जैसे अगर मैं ए की बात करूं, ए कंपनी अलग थी, बी कंपनी अलग थी, तो जब मैंने इसमें अमेलगेमेशन किया, दोनों को मिला दिया, तो इन्होंने नई कंपनी बनाई ए और बी। ए बी कंपनी के नाम से अब जाना जाता है। तो ये दोनों ऑटोमेटिकली ए भी खत्म और बी भी खत्म, दो कंपनीज लिक्विडेट हो गई ना, क्योंकि ये नई कंपनी बना ली है ए बी करके। तो यहाँ पर बेटा तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैक्स रिफॉर्म्स कंसर्न विद द रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर्स पॉलिसीज आर नोन एज डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फिस्कल पॉलिसी और फिर कॉर्पोरेशन टैक्स। यहाँ पर ऐसा बोला है कि गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट के टैक्स में कोई चेंज आ रहा है, पब्लिक के खर्चों में कोई चेंज आ रहा है, तो वो कौन सी पॉलिसी है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर होने वाला है, बहुत इजी है, फिस्कल पॉलिसी। कहीं भी गवर्नमेंट टैक्स आ जाए, मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, कभी भी पब्लिक एक्सपेंडिचर आ जाए, लिख लो,
कभी भी गवर्नमेंट टैक्सेशन आ जाए या पब्लिक एक्सपेंडिचर आ जाए, आंख बंद करके फिस्कल पॉलिसी लगाना। फिस्कल पॉलिसी बेटा वो पॉलिसी होती है जब ये देखती है गवर्नमेंट कितना टैक्स तो ले तो रही है हम लोगों से, पर वो हमारे ऊपर कितना खर्चा कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ पे कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, ये फिस्कल पॉलिसी के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? कैंपस रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयज रेफरल, सक्सेशन प्लानिंग या फिर इंटरनल जॉब पोस्टिंग? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब है बाहर से हमें लाने पड़ते हैं एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर। ठीक है, चलिए आपका टाइम यहाँ पे ओवर होता है। एंड योर राइट आंसर इज कैंपस रिक्रूटमेंट। देखो कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर आपको पता है, आप लोग एमबीए वगैरह जो बीटेक एमटेक वगैरह करते हैं तो बाहर से कोई कंपनीज आती है आपकी स्कूल में, आपकी कॉलेजेस में, सॉरी स्कूल में तो नहीं, कॉलेज में आती है और आपको इंटरव्यू लिया जाता है और आपको कैंपस प्लेसमेंट मिलता है। तो वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, यानी बाहर से बच्चे, कॉलेज से बच्चों को लेकर वो लोग अपनी कंपनीज में एम्प्लॉयड कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पूरा कर रहे हैं, तो कैंपस रिक्रूटमेंट है। एम्प्लॉयज रेफरल क्यों नहीं होगा? बिकॉज एम्प्लॉयज रेफरल तो वो होता है ना, जैसे सपोज करिए मैं अपनी किसी कंपनी में काम कर रही हूँ तो मैंने अपने चाचा भतीजा को लगा लिया कंपनी में, रिकमेंडेशन करके अपनी फ्रेंड को, मैंने अपने बॉस से बोला कि मेरी फ्रेंड है, प्लीज आप उसको इन देख लीजिए, कंपनी में ले लीजिए। तो मैंने इंटरनल सोर्स है ना, ये तो मैंने अंदर ही अंदर कर लिया। सक्सेशन प्लानिंग भी यही होती है बेटा, अंदर ही अंदर किसी को तैयार करना। जैसे अगर मैं कंपनी में काम करूँ तो मुझे और ट्रेनिंग दे के, गाइडेंस करके मुझे अच्छी पोजीशन पे देना। इंटरनल जॉब पोस्टिंग तो ये तो इंटरनल ही रहेगी, अंदर ही अंदर पोस्टिंग करना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल्स है, कहाँ कहाँ से आएंगे आप लोग ये पढ़ लो प्लीज, इससे ज्यादा बाहर कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने ये पढ़ लिया तो फिर आपका कंप्लीट। इसलिए मैं चार्ट्स लेकर आती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, कि सिर्फ एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा। अगर आपको नहीं आता तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सबसे पहला आता है इंटरनल। इंटरनल का मतलब अंदर ही अंदर हो रहा है, बाहर से कोई नया नहीं आएगा। जैसे ट्रांसफर, अब ट्रांसफर हो रहा है तो आपकी कंपनी में ही किसी का ट्रांसफर हो रहा है, आज वो इस डिपार्टमेंट में कल किसी और में करेगा, बाहर से थोड़ी ना आ रहा है। प्रमोशन, प्रमोशन करोगे तो ऊपर वाली पोस्ट पे जाएगा, वही वाला कंपनी के अंदर ही जाएगा। डिमोशन करोगे नीचे जाएगा, नीचे पोस्ट पे। मैनेजर से क्लर्क बना दिया तो भी तो आपका ही बंदा था ना वो कंपनी का। रिटायर्ड एम्प्लॉयज है आपके कंपनी के हैं। रिट्रेंच एम्प्लॉय जिन्हें आपने पहले निकाल दिया था वो भी आपके ही कंपनी के थे। रिलेटिव डिसीज एम्प्लॉय, यानी आपके एम्प्लॉय किसी की डेथ हो गई, उनके कोई रिश्तेदारों को आपने जॉब दे दी, ये भी इंटरनल है। प्रीवियस एप्लीकेंट्स, जो पुराने एप्लीकेंट्स थे। प्रेजेंट एम्प्लॉयज, जो अभी काम कर रहे हैं, या आपने किसी को रिफर कर दिया। ठीक है, फॉर्मर पुराने एम्प्लॉयज, तो ये सारे अंदर ही अंदर रहने वाले। एक्सटर्नल में जैसे एडवर्टीजमेंट, बेटा आप एडवर्टीजमेंट लोगे तो बाहर से इंटरव्यू लोग देने आएंगे। कैंपस, आप कॉलेज जा जाके आप बच्चों को लेकर आ रहे हो, प्लेसमेंट कर रहे हो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस क्या होता है, गवर्नमेंट की एक ऑफिस होता है जहां पर आप लोग अपना नाम लिखवाते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो जाकर, कि कोई जॉब होगी तो फिर आपको वो लोग कॉल करते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स भी ऐसे ही होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, बाहर से ला ला के आप लोग की कंपनी में लेकर आते हैं एम्प्लॉयज को। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स होते हैं, जो कि आपको पहले आपने सिलेक्ट नहीं करे थे। ठीक है, अब आप सेलेक्ट कर रहे हो उनको। जो जो खुद से अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का सिंपल सा मतलब है, खुद से आकर जो चाहे वैकेंसी हो ना हो, खुद से आके सीवी दे देते हैं, रेज्यूमे भेज देते हैं। ठीक है, फिर साथ में यहाँ पे एम्प्लॉयज रेफरल यहाँ पे नहीं आएगा बेटा, ये गलत है, यहाँ पे काटना, इन लोगों ने डाल दिया है, बट एम्प्लॉयज रेफरल इसका पार्ट नहीं है, ये काट दीजिए। वॉक इन इंटरव्यू है, खुद से आ रहे हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, जैसे बेटा डॉक्टर का एसोसिएशन होता है ना, इंजीनियर का एसोसिएशन होते हैं, इनका ग्रुप होता है, तो यहाँ से ये लोग भेजते हैं। ठीक है, मर्जर एक्विजिशंस में नए नए एम्प्लॉयज को लेकर आया जाता है, तो ये सारे यहाँ पर इसके पार्ट हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबलाइजेशन। और आपके ऑप्शन है आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूएन। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप बताइए ऐसा कौन सा बेटा ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड लिबरलाइजेशन को प्रमोट करता है, यानी आप एक दूसरे कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, व्यापार करो बिना किसी भी तकलीफ के। तो कौन ध्यान रखता है इस चीज का? बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ मैंने इजी डाले हैं, ये मत सोचिएगा कि मैंने इजी, एक दो क्वेश्चन तो इजी सब एग्जाम में भी आपको देखने को मिलते हैं। इसका राइट आंसर होने वाला है डब्ल्यूटीओ, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही ये चीज ध्यान रखता है। ठीक है, चलिए अब आता है आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। चलिए,
The concept special category status is addressing the regional imbalances. Which following region receive this status in India? आपके ऑप्शन है states with highest agricultural production, states with highest industrial output, economical disadvantaged states and union territories, या फिर developed urban areas. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. बताइए किन 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 को दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, किस किस को दिया जाता है, किस रीजन को दिया जाता है? चलिए आपका टाइम यहाँ पे होता है आप. सबसे पहले क्या होता है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? देखो बेटा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उन उन स्टेट्स को दिए जाते हैं जहां पर हिली एरियाज ज्यादा होते हैं, पहाड़ी वाले इलाके, ट्राइबल पीपल वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं. वहां पे क्यों मैम? क्योंकि देखो वहां पे क्या होते हैं, वो लोग बहुत पिछड़े क्षेत्र होते हैं बेटा. ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज स्टेट्स एंड यूटी. यानी बेटा वो वाले रीजन्स, वो वाले स्टेट जहाँ पे गरीबी है थोड़ी ज्यादा, अंडर डेवलप्ड है बेटा. वो अंडर डेवलप्ड का मतलब बाकी स्टेट्स के बराबर नहीं है, वो पिछड़े हुए हैं. ठीक है, फिनेंशियली भी नहीं है, मतलब पैसा भी इतना नहीं है उस राज्य में, और ना ही कोई फैसिलिटीज वगैरह है. इसलिए उन लोगों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है ताकि ये लोग भी दूसरे स्टेट के बराबर आ जाए. जैसे नागालैंड, असम, उत्तराखंड, बहुत सारे स्टेट्स हैं ऐसे. ठीक है, जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है. इसलिए दिया गया है ताकि ये लोग भी जो है वो दूसरे स्टेट के बराबर हो जाए. इनको भी फाइनेंशियल जो है वो एडवांटेज दिया जा रहा है. इन लोगों को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ऐसे स्टेट्स को. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्री ट्रेड एरिया? फ्री ट्रेड एरिया का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? आपके ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, टू इम्पोज टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर अमंग मेंबर कंट्रीज, टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन अमंग मेंबर कंट्रीज, टू मेंटेन देयर ओन इंडिविजुअल ट्रेड पॉलिसी विद नॉन मेंबर. एंड आपके टाइम जो है वो स्टार्ट होता है अब. चलिए विद इन 20 सेकेंड्स को सॉल्व करिए. फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और इसका नॉट पूछा है, ये याद रखिएगा, नॉट लिखा हुआ है. आई होप आप लोगों को एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हो ये वाले, और आगे की जो सेशंस होंगे आई प्रॉमिस इससे भी टफ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ताकि आपका एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छी रहे, चाहे पेपर इजी आए टफ आए, आपके लिए प्रॉब्लम ना हो. चलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बेटा ये है, नॉट पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. टू इम्पोज द टैरिफ. बेटा फ्री ट्रेड एरिया का मतलब ही यही होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अगर व्यापार कर रही है तो उनके बीच में कोई भी टैक्स ना लगाया जाए. लेकिन ऑप्शन में बोला जा रहा है टैक्स लगाओ, टैक्स लगाना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है यहाँ पे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द लीडरशिप स्टाइल विच फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म विजन to the organization and motivating the team members to share that vision is transformational, democratic, transactional है, नेशनल नहीं है, गलत है ये. ठीक है, ट्रांजेक्शनल है और लेजी फेयर. चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. ऐसा कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जो कि लंबे टाइम तक का, आगे तक का सोच के चलता है और अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करता है कि आप आगे तक काम करते रहिए लंबे टाइम तक, बहुत दूर की सोचता है वो. ये ट्रांजेक्शनल नहीं है बेटा, ट्रांसनेशनल नहीं है, ट्रांजेक्शनल है. जो ट्रांजेक्शन वाला ट्रांजेक्शन होता है वो वाला है. ठीक है, मिस प्रिंट है. इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल. देखो ट्रांसफॉर्मेशनल बेटा वो वाली लीडरशिप होती है, वो लीडर होते हैं जो चेंज लाते हैं फ्यूचर के लिए, लंबे टाइम का तक का सोचते हैं, बहुत दूर तक की सोच होती है, चेंज करते हैं वो चीजों को. डेमोक्रेटिक बेटा वो होते हैं जो डिसीजन लेने से पहले अपने मेंबर्स से, अपने कलीग से, अपने छोटे बड़े सबसे पूछते हैं पहले. ट्रांजेक्शनल कौन से होते हैं बताओ, और लेजी फेयर कौन से होते हैं? लेजी फेयर तो बेटा बिल्कुल वो वाले हो जाते हैं जो एकदम आपको छोड़ देंगे, यानी मुझे कुछ नहीं पता है, आपको जो करना है वो आप करो. ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना है भाई, मैं कुछ नहीं करना चाहता, आपको सोचना है सोचो, आप कैसे करोगे वो करोगे. ये चीज जो है वो आपकी लेजी फेयर के अंदर आती है. ठीक है, दूसरा होता है आपका ट्रांजेक्शनल, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग प्लीज. ठीक है, ट्रांसनेशनल नहीं है, वैसे मैं चेक कर लेती हूँ, बट ट्रांजेक्शनल तो नहीं होना चाहिए. ट्रांसनेशनल तो मैंने भी नहीं पढ़ा कभी, ट्रांजेक्शनल तो मैंने पढ़ा है. एक बार मैं चेक कर लेती हूँ इसको. वैसे तो ये मिसप्रिंट ही है, क्योंकि इसके टाइप में ट्रांसनेशनल ट्रांसनेशनल तो नहीं आता है, कंफर्मेशन है. हम्म,
ट्रांसनेशनल नहीं, ट्रांजेक्शनल ही है, करेक्ट है। देखो ट्रांजेक्शनल वाले लीडर्स लीडर्स कौन से होते हैं, जो आपको ना रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू काम करते हैं। यानी अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको बोनस मिल गया, आपको प्रमोशन मिल गया, अगर आपने गलत किया तो आपको डिमोशन कर दिया, आपको डांट पड़ गई। इस तरीके से काम करते हैं ट्रांजेक्शनल वाले। रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे जो काम करते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांजेक्शनल। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना प्लीज आप लोग। चलिए हियर इज योर लास्ट क्वेश्चन। अब देख लीजिएगा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही कह रहे हैं। द फैक्टर नॉट अफेक्टिंग द प्रोडक्ट मिक्स आर मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल या शेयर होल्डर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रोडक्ट मिक्स को कौन सी चीजें प्रभावित नहीं करती हैं, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल या शेयर होल्डर। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो शेयर होल्डर है। बहुत इजी है। मार्केटिंग तो करेगी ही करेगी। कैसे मार्केटिंग कर रहे हो आप अपने प्रोडक्ट का, प्रोडक्शन कैसा कर रहे हो, फाइनेंशियल कैसे कर रहे हैं आप, फाइनेंस कैसे मैनेज कर रहे हैं, कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं। शेयर होल्डर का कोई लेना देना नहीं होता प्रोडक्ट मिक्स में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये था आज का सेशन, और नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको इससे भी टफ देखने को मिलेंगे, आई प्रॉमिस यू। और अगर आपको सेशन वाकई अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। और ऐसे एमसीक्यूज को फॉलो करने के लिए, क्योंकि एग्जाम आपके पास आने वाले हैं, तो प्लीज आप फॉलो करिए चैनल को। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।